हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम कैपिटल गेन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब पिछली टॉपिक में हमने बात की कैपिटल गेन की इनकम जो है, नो डाउट इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, बट बिकॉज एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 2 और उसका क्लॉज है 24। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनकम और इस डेफिनेशन में कैपिटल गेन को इंक्लूड किया हुआ है एंड दैट इज द रीजन कि कैपिटल गेन जो है इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है। ये इसका एक मेन रीजन है जिसकी हमने बात की। फिर हमने देखा कि चार्जिंग सेक्शन है 45 सबसेक्शन 1 जो आपको ये बता रहा है कि अगर एक कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करते हैं इन प्रीवियस ईयर और उस कैपिटल असेट पे आपको कोई गेन होता है तो दैट गेन मे बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू सेक्शन 54 एग्जेम्पशन। 54 अकेला सेक्शन नहीं है, आपने देखा होगा कि पूरी सीरीज है, बट एग्जेम्पशंस की लिस्ट 54, 54B, 54D, 54 EC, 54 EE, F ऐसे ऑनवर्ड जाएगी। तो ये वो ब्लॉक है। तो कैपिटल असेट को ट्रांसफर करना, प्रीवियस ईयर में गेन अराइज होगा, लॉन्ग टर्म गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड के लिए भी मैंने आपको बताया था 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है वो हम देख चुके हैं, इतना हमने डिस्कशन किया। अच्छा, मैंने आपको बोला था एक पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था यहाँ पे लिख के, शायद आपको अगर पिछले लेक्चर में वो क्लियर ना हुआ तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड वाले केस में हमने ये देखा था कि कैसे डिसाइड होगा कि आपकी जमीन रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई आपका जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो कौन से जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी या फिर बोलते हैं कैंटनमेंट बोर्ड। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 लोगों से ज्यादा हो गई तो फिर आपकी जमीन अर्बन हो गई, रूरल नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 लोगों से कम है, ठीक है, लेस देन 10,000 पीपल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आप बचोगे नहीं। देखा जाएगा कि आपकी ये जो म्यूनिसिपल रेंज है, म्यूनिसिपालिटी की रेंज है, इससे बाहर निकलो, 2 किलोमीटर का आपको लेना पड़ेगा रेडियस। क्लियर है? अगर ये 2 किलोमीटर के रेडियस में 10,000 से लेके 1 लाख तक पब्लिक है, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो आपकी ये जमीन अर्बन लैंड मानी जाएगी, कैपिटल गेन लगेगा इसको बेचने पे। अगर ये भी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन इस 2 किलोमीटर की रेंज में नहीं है, तो भी आप बचोगे नहीं। बोला बाहर निकलो, टोटल देखो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। इस रेडियस में 6 किलोमीटर के रेडियस में 1 लाख टू 10 लाख अगर इतनी पब्लिक है तो आपकी जमीन अर्बन लैंड। ये भी नहीं है तो और आगे बढ़ो, मतलब वो अपना पॉइंट मनवा के छोड़ेंगे। ये हो जाएगा 8 किलोमीटर और इसमें अगर टोटल 8 किलोमीटर के रेडियस में, पूरे 8 किलोमीटर के रेडियस में 10 लाख से ज्यादा लोग निकले तो आपकी जमीन अर्बन एरिया। अब आप ही सोचो, भारत देश, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो एक ही तो असेट है अपने पास, दैट इज पॉपुलेशन। जीडीपी तो रही नहीं। तो अगर 8 किलोमीटर्स का हम पूरा रेडियस देखते हैं, 8 किलोमीटर्स आप जहां पे आपकी जमीन है वहां से हर डायरेक्शन में 8 किलोमीटर, तो आप क्या समझते हैं कि 10 लाख की पॉपुलेशन नहीं मिलेगी? ये इंडिया का शायद ही कोई कोना बचेगा जहां पे 8 किलोमीटर के रेडियस में आपको 10 लाख की पॉपुलेशन ना मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप फैक्ट्स को देखें ना तो इंडिया इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, ऐसा हम बोलते हैं, तो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। एक आपको फैक्ट बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, ठीक है, पॉपुलेशन की बात हो ही रही है ना, तो मैं आपको उस चीज का थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि कितना पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ डेंस है। और डेंसली पॉपुलेटेड क्यों बोलते हैं? एक तरीका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का, उसमें ऐसे गिना जाता है कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया, दिस इज कॉल्ड 1 स्क्वायर किलोमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड करती है, इसका एक अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की डेंसिटी अलग है। जनरली कंपैरिजन होता है रुपी और डॉलर का, तो क्यों ना इंडिया और यूएस ही कंपेयर किया जाए। यूएस की पॉपुलेशन है 35 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक 1 आगे एक्स्ट्रा लग जाता है, बस उतना हम उनसे एक कदम आगे, तो ये 135 करोड़ पॉपुलेशन है।
यूएस का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया से 4 टाइम्स है, ठीक है। जो लैंड एरिया हम बोलते हैं, यूएस का एरिया इंडिया के एरिया से 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करें, इनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 4 टाइम्स है, उनके पास जो लैंड एरिया है रहने के लिए वो 4 टाइम्स है। तो अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स समझते हैं तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में है, पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज 16 टाइम्स दैट ऑफ यूएस, 16 टाइम्स, ठीक है। मतलब अगर यूएस में इतने एरिया में 1 लाख लोग रहते हैं तो इंडिया में 16 लाख लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कितने एडजस्टिंग है आपको पता चल ही रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप ही सोचो कि जहां पे ये सिचुएशन है तो वहां पे 8 किलोमीटर की रेडियस में आपके घर से एक तरफ 8 किलोमीटर, दूसरी तरफ 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर का डायमीटर हो गया। क्या इतना में 10 लाख की पब्लिक नहीं दिखेगी? इतनी पब्लिक तो संडे को रोड्स पे दिख जाती है आपको। क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द लैंड जो है वो अर्बन एरिया में ही आती है और उसको बेचने पे आपको कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। भले आपकी जमीन एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूरल में काउंट नहीं होगी, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। कहीं ना कहीं हम ही ने इस चीज को टैक्सेबल बना दिया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट इज 135 करोड़ पॉपुलेशन। क्लियर? चलिए, तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 5 की। इसमें बोला है ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी एज कैपिटल गेन, कौन से साल में कैपिटल गेन लगेगा। तो नॉर्मल प्रोविजन ये है कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ, जैसे मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन में बताया, कैपिटल असेट ट्रांसफर हुई प्रीवियस ईयर में और उस बेसिस पे लगा कैपिटल गेन। तो प्रीवियस ईयर जहां पे ट्रांसफर हो रहा है वहां पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस की क्या सिचुएशंस है बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में बोला इफ द असेसी रिसीव्स एनी मनी फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी। देखो इसमें ये चार्जिंग सेक्शन में भी आगे आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट आया। इंश्योरेंस कंपनी है, आपने किसी असेट का इंश्योरेंस लिया है, आपकी असेट इंश्योरेंस में डिस्ट्रॉय हो गई है, अब इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम देने वाली है। तो जिस साल में आपको उसका क्लेम एक्चुअली में मिलेगा, देखो डैमेज हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया प्रॉपर्टी को, उसका इंश्योरेंस क्लेम आने में टाइम लगता है। तो अगर ईयर चेंज हो गया और अगले प्रीवियस ईयर में आपको उसका क्लेम मिला, तो जिस प्रीवियस ईयर में क्लेम का पैसा हाथ में आएगा आप उसी के बेसिस पे और उसी में से टैक्स भरोगे, उससे पहले टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कन्वर्जन की बात की है, व्हेन द ओनर ऑफ द कैपिटल असेट कन्वर्ट इट इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब मेरे पास जो मेरी पर्सनल कैपिटल असेट है उसको मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, बिजनेस में ले लिया, बेचने के लिए रख दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब ये चीज यहाँ से आपको थोड़ा सा बाउंसर जाएगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 है इसके लिए जो आगे हम देखने वाले हैं, उसमें मैं आपको पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, तो वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे मैं ले ही नहीं रहा हूँ। तीसरा पॉइंट कंपलसरी एक्विजिशन, ये समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरीली आपसे खरीद लिया क्योंकि उनको वहां पे ब्रिज बनाना है, हाईवे क्रिएट करना है, एयरपोर्ट डेवलप करना है, तो जमीन या जो भी आपका बंगलो प्रॉपर्टी जो भी है उन्होंने कंपलसरीली खरीद लिया और आपको उनको देना ही पड़ा। तो ये भी तो सेल है, ट्रांसफर है, और ये भी तो कैपिटल गेन के लिए चार्जेबल है। इसमें भी जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मतलब जो प्रॉपर्टी के बदले पैसा मिलेगा, जब तक मिलेगा नहीं तब तक उस पर टैक्स नहीं देना है। सरकारी काम है, सरकार को पता है कि देरी होने ही वाली है, तो अगर आपसे प्रॉपर्टी 2018 में ले ली तो पैसा आने में 2019 और 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस साल में आपको जितना पैसा मिला, अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिला तो टैक्सेबिलिटी भी वैसे होगी, और अदरवाइज पूरा पैसा एक साथ मिला तो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में आपको टैक्स पे करना रहेगा। दैट इज द सिचुएशन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला केस। वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में टीडीएस में और पीजीबीपी में थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताया था, बट यहाँ पे इस चैप्टर में उसका पूरा एक सेक्शन है, तो वहाँ पे हम वो एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने आपको बोला भी था कि जमीन है मेरी और उस पर आपको मॉल बनाना है, तो आप मुझे कुछ पैसा कैश में दे सकते हो या जो मॉल बनाओगे उसमें दुकानें दे सकते हो। मैं आपको अग्रीमेंट करके अलाउ करूंगा कि आप मेरी जमीन पे मॉल बना सकते हो। तो ये वो वाला ट्रांजेक्शन है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इन्होंने मॉड्यूल में क्या किया, उन सारे सबसेक्शंस का ये समरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि चार्जेबिलिटी कौन से ईयर में होगी, कब पे करना होगा, वो उन्होंने एक यहाँ पे समराइज कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट वापस से उस चार्जिंग सेक्शन में आपको नहीं मिलेगा। जब तक सारे चार्जिंग सेक्शन समझ नहीं आएंगे तब तक ये चीज यहाँ से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चैप्टर के एंड में वापस आके आप इसको पढ़ना, देखना आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 48 है
नाउ दैट इज द मोड ऑफ कंप्यूटेशन। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेस बता देता हूँ ताकि हमारे आगे के जो चार्जिंग सेक्शंस हैं उसको पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। तो जितना अभी इसमें से नेसेसरी है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, ध्यान रखना इस चैप्टर का जो कैलकुलेशन वाला पूरा पार्ट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बात हो रही है सेक्शन 48 की। इन्होंने बोला कि कैपिटल गेन गिनते कैसे हैं वो आप समझ लो। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो गेन एलटीसीजी होगा या एसटीसीजी होगा। पहले हम बात कर लेते हैं एसटीसीजी की। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म, वो हमने देखा था लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 24 मंथ्स, लेस देन 36 मंथ्स, जैसी असेट उस टाइप से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अब यहाँ पे अगर हम किसी पर्टिकुलर असेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने सेल कर दी और उसका जो होल्डिंग पीरियड था वो शॉर्ट टर्म था और उस हिसाब से एसटीसीजी यहाँ पे लगना चाहिए। तो कैसे देखा जाएगा, जो भी सेल कंसिडरेशन आपको मिला, ठीक है, अगर उसमें आपका कोई ट्रांसफर एक्सपेंस लगा वो लेस कर दो, इसको हम बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से देखा जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने का खर्चा उस असेट पे आपका कितना लगा था, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपने उस असेट के ऊपर बाद में कोई और खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये सब माइनस करने के बाद जो बचा फाइनली उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। और क्योंकि असेट शॉर्ट टर्म है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से अगर कोई एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है या मिल चुका तो बाकी का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। तो इस तरीके से एक फ्लो रहता है। तो कोई भी असेट मैंने बेची है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि बेच के सेल कंसिडरेशन मुझे मिला है 5 लाख रुपए, और उसमें या इसको रखते हैं 5,25,000, मेरा ट्रांसफर का खर्चा हुआ है 25,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आया 5 लाख। इसके सामने इसको खरीदने के लिए मेरा खर्चा हुआ था 2.5 लाख रुपए और इसमें मेरा इम्प्रूवमेंट कॉस्ट लगा 50,000 रुपये। तो जो एसटीसीजी है वो कितना आएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। अगर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है तो ठीक है, मान लेते हैं सपोज के नहीं मिल रहा है, तो टैक्सेबिलिटी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया एसटीसीजी। अब बात करते हैं एलटीसीजी की, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट है जो मुझे आपको यहाँ पे समझाना। देखो, अगर बात हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, बंगलो है, फ्लैट है, आपने खरीदा था आज से सपोज 15 साल पहले, आपने परचेज किया था उसको 2005 में और आज आप उसको बेच रहे हो 2020 में। 2005 में प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 15 लाख रुपए थी और आज की डेट में आप जब उसको बेच रहे हो तो इट इज सोल्ड एट 40 लाख रुपीज। 15 लाख की चीज 40 लाख में बिकी, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 25 लाख रुपए कैपिटल गेन, उस पर 15-20% टैक्स होता है, भर दो 4-5 लाख रुपए। आप बोलोगे यार 2005 में जो चीज 15 लाख में खरीदी थी उसकी आज की वैल्यू भी तो 15 लाख से ज्यादा होगी ना। तो अगर आप आज मेरा सेल प्राइस आज का कंपेयर कर रहे हो तो परचेज प्राइस भी आज के रेशियो में देखा जाना चाहिए। महंगाई भी तो बढ़ती है टाइम के साथ। जो चीज 15 साल पहले 15 लाख में मिल रही थी, आज उसकी वैल्यू अगर आप इन्फ्लेट करके देखो तो कुछ ज्यादा ही रही होगी। बोले बात तो ठीक है। तो अगर होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बना देता है आपकी असेट को, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देना पड़ता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब देखो कैलकुलेशन में फर्क कैसे आता है। सेल कंसिडरेशन कितना है, 40 लाख, वो हमने देखा। ट्रांसफर के एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं, नेट कंसिडरेशन ही है 40 लाख रुपए, ये हम मान रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था आपका, ओरिजिनली इट वाज 15 लाख रुपीज, वो 2005 का, तो उसकी वैल्यू आज कितनी होती, 15 लाख की अगर आज वैल्यू निकालते इन्फ्लेशन के साथ तो कितनी होती, वो हमें अगर यहाँ पे पता करना हो तो इसके लिए इनकम टैक्स में उन्होंने दिया हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड CII, ठीक है। तो ये आपको अपने नोट्स में पेज नंबर 6 पे मिलेगा, एक बार ध्यान से देख लो वो क्या चीज है। उन्होंने बोला कि ये इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो स्टार्ट होता है 2001-2002 से। 2 साल पहले ये स्टार्ट होता था 1980-81 से, अब स्टार्ट होता है 2001-2002 से। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो 100 है बेस ईयर का, 2001-2 का। मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी होती, 2001-2 में, तो उसकी वैल्यू को मानते हैं 100 रुपए।
और वही प्रॉपर्टी की आज वैल्यू है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 289। क्लियर हो गया? तो इतना इन्फ्लेशन आ गया। अब हमें ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी हमने 2005-6 में खरीदी तब इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था 117, और आज जब हम बेच रहे हैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है 289। ये रेशियो क्लियर हो गया? ठीक है, पता चल गया आपको। अब देखो यहाँ पे ये बोला है कि 15 लाख रुपए आपने इस साल में खर्च किए थे तो आज उसकी वैल्यू कितनी, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला ऐसा बनेगा आपका 15 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 117, आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड डिवाइड बाई इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ दैट ईयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो जिस साल में आपने एक्वायर किया तब कितना इंडेक्स था और यहाँ पे कितना इंडेक्स है उसका रेशियो बोला है। तो ये कैलकुलेशन जो आप करेंगे उससे हमें यहाँ पे वैल्यू बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, एक बार अपने कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 15 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 117, तो वैल्यू आ रही है 37.05 लाख। मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, आप वैसे एग्जैक्ट गिन सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लेते हैं हम कि कुछ नहीं है, $2.95 लाख रुपीस। ठीक है, ये हो रहा है। तो दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप सोचो कितना फर्क पड़ गया। डायरेक्ट गिन रहे थे तो आ रहा था 40 लाख और 15 लाख, बोले 25 लाख कैपिटल गेन, और यहाँ कितना हो गया सिर्फ 2.95। तो ये तरीका जो है, ये जो हमने किया, ये काफी रेलेवेंट और जेन्युइन है कि भाई 15 लाख तो तब का रेट है, आज का रेट अगर ये चीज तब 15 लाख की नहीं होती, ये तब 15 लाख में नहीं खरीदी होती, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आज इसकी वैल्यू 37 लाख और 5,000 होती, और हमने इसको बेचा 40 लाख में। तो आज की वैल्यू के सामने आज की वैल्यू कंपेयर होगी ना। मैं 2005 की वैल्यू को 2020 की वैल्यू के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? 15 लाख और 40 लाख डायरेक्टली कंपेयर अगर आप कर रहे हो तो ये बेसिक फंडामेंटल्स ही आपके गलत हो गए। क्लियर है? तो कभी भी अगर लॉन्ग टर्म एसेट होती है, होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म में चला जाता है, तो इंडेक्सेशन होता ही होता है, इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर आपको इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं। तो शॉर्ट में अपने लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर लिखते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 48 है, उसमें अगर आप वो कंप्यूटेशन देखेंगे तो आपको टेबल जो है समझ आ जाएगा। उसमें मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है, आप उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो ये डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे बताई, तो वो टेबल पूरा क्लियर हो गया होगा। नोट में कुछ बोला है, साइट एंड बिल्डिंग आर सेपरेट असेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ये बहुत सही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे बोली है। केस ऐसा है कि अगर आप एक बंगलो बना रहे हैं तो पहले आप एक जमीन खरीदेंगे और फिर उस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये होता है जमीन का जो दस्तावेज बोलते हैं, रजिस्ट्री होती है, वो अलग से होती है, और कंस्ट्रक्शन जो होता है उसकी वैल्यू की रजिस्ट्री अलग से होती है। दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो जब आपने जमीन खरीदी उसका तो होल्डिंग पीरियड उसकी रजिस्ट्री से काउंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करने में आपको टाइम लग गया तो कंस्ट्रक्शन का जब डॉक्यूमेंट बनेगा उसका होल्डिंग पीरियड तब से काउंट होगा। जब आप इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन अगेन दो पार्ट में काउंट होगा, जमीन के लिए अलग, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन देखा जाता है, ये आप ध्यान रखना। ये यहाँ पे बोला भी है, नोट में वही क्लियर किया। इफ द साइट इज अक्वायर्ड बिफोर 2 years एंड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद इन 2 years, then we have to calculate separate capital gain for both the assets. Capital gain on land is treated as LTCG and on building is treated as STCG. Clear? सेकेंड प्रोविजो में उन्होंने वो चीज समझाई है कि आपको इंडेक्सेशन कैसे करना है। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। इंडेक्सेशन का जो ये प्रोसीजर है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पेज नंबर 5 पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है, वहां से एक बार रेफर कर सकते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है मैंने आपको बता दिया, 2001-2 से लेके 1920 तक है। एग्जाम में लर्न करके नहीं जाना है, एमसीक्यूज में प्रोवाइड करते हैं, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी आनी चाहिए, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? अच्छा, फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, असेट विच इज अक्वायर्ड बिफोर 1 April 2001। अब देखो इंडेक्सेशन जो है वो शुरू हो रहा है 2001-2 से, जो हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी ने 1990 में खरीदी हो, 1980 में खरीदी हो,
1956 में खरीदी हो, कभी भी खरीदी हो सकती है, तो फिर इंडेक्सेशन कैसे होगा, क्योंकि तब का इंडेक्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसका इलाज यहाँ पे इन्होंने पहले ही दे दिया। अगर आपके माइंड में ये पॉइंट आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 1995 में, इंडेक्स स्टार्ट हुआ 2001-2 से, तो ये जो ईयर है 95, 2001-2 और अब आया है 2019-20, ठीक है। तो 1995 में प्रॉपर्टी एक्चुअली में अक्वायर की गई और इस ईयर में आपने उसको सेल कर दिया, अक्वायर्ड एंड सोल्ड, इतना पता चल रहा है। इंडेक्स तो यहाँ से शुरू हुआ 100, यहाँ पे है 289 और यहाँ पे कोई इंडेक्स है ही नहीं। अब कैसे कैलकुलेशन करें, होल्डिंग पीरियड तो यहीं से काउंट होगा, वो तो सीधी बात है, पर इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है। आपके पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो होगी, वो मान लेते हैं हम 5 लाख रुपए। अच्छा, इस दिन पे 2001-2 पे 1 अप्रैल 2001 पे, भले इस प्रॉपर्टी को आपने कोई ट्रांजैक्शन में यूज किया नहीं है, ना खरीदा बेचा कुछ नहीं, लेकिन इस दिन पे इस प्रॉपर्टी की कुछ मार्केट वैल्यू तो होगी, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू। मान लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू है 7,50,000, क्लियर। और आज आपने इसको सेल किया, ये एक बॉक्स, ये दूसरा, आज आपने इसको सेल किया तो सेल कंसिडरेशन आपको मिल रहा है लगभग 25 लाख रुपए, ऐसा मान लो। अब पॉइंट ये है कि कैपिटल गेन गिनते टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, सेल पता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये लेना है कि ये, अगर आप ये लेते हैं तो इंडेक्स ये वाला यूज कर पाएंगे या नहीं, कर सकते हैं। देखो, इन दोनों में से आपके पास चॉइस है कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानना है, 5 लाख या 7.5 लाख, ये एक्ट में अलाउ किया है। बट अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, इंडेक्सेशन तो यहीं से मिलेगा, वो तो यहाँ से मिल नहीं सकता, बट इन दोनों में से कौन सा अमाउंट सिलेक्ट करने पे आपका कैपिटल गेन का टैक्स बचेगा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में से एक सिलेक्ट करो, अगर आप ये बोल रहे हो ना तो बेवकूफ़ी है, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया अभी तक। इसको 5 लाख को सिलेक्ट करोगे तो इंडेक्सेशन भी 5 लाख पे होगा, 289 डिवाइड बाई 100, तो वैल्यू भी उस हिसाब से बढ़ेगी। और यही अगर आप एफएमवी लोगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगी, भाई कॉस्ट बढ़ाओ प्रॉफिट घटाओ, ठीक है। तो ये बड़ा अमाउंट आएगा ना, ये वैल्यू इसमें से माइनस करने पे आपका एलटीसीजी जो है वो मिनिमम होगा, और ये आपने माइनस किया तो एलटीसीजी बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे ऑप्शन देंगे तो मैं तो सिलेक्ट करूंगा विच एवर इज हायर। आया समझ में? तो यही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो इंडेक्सेशन और एफएमवी 2001-2 के पहले कैसे होता है ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया। एमसीक्यू में ये सारी चीजें काम आएंगी हमें। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने बोला अगर इम्प्रूवमेंट का खर्चा हुआ था 2001 के पहले तो इट शुड बी इग्नोर्ड। ये एक्ट में प्रोवाइड किया है, देन यू हैव टू फॉलो। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अभी इसके फर्स्ट प्रोविजो, फोर्थ प्रोविजो, सेवेंथ प्रोविजो जो कुछ भी दे रखा है ना, एक बार के लिए आप उसको जाने दो, उसकी अभी जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जो अभी आपको इसके बेसिस पे समझना पहले जरूरी है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जिस ऑर्डर में चैप्टर दिया हुआ है उस ऑर्डर में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका पूरा अंदर मिक्सअप हो जाएगा कि क्या हो रहा है, सारा क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। तो एक प्रॉपर फ्लो में जाना जरूरी है जिससे आप चीजों को रिलेट कर पाए। शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इट इज सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1A। ठीक है, ये हम पॉइंट देखने जा रहे हैं। अभी इसके बारे में मैं बात कर रहा था पीछे, आपको मैं याद करा दूं। इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट हमने देखा था, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इन्होंने ऐसा बोला, मैं आपको एग्जांपल अब दे देता हूँ, बहुत जल्दी क्लियर होगा। सीधा एग्जांपल से ही बात करते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2003-4 में, उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया, फायर इंश्योरेंस। उसके बाद 2016-17 में जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो गई, और रीजन क्या था? जिसका इंश्योरेंस लिया था वही रीजन था।
अब इसका डैमेज हो चुका है। 2003-4 में अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स देखें इट वाज 109, अगर 16-17 में इन्फ्लेशन इंडेक्स देखें इट वाज 264। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था वो 5 लाख रुपए था, और यहाँ पे 2016-17 में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो 264 है, उस हिसाब से अगर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो आपने उसकी वैल्यू काउंट कर सकते हैं कि कितनी आ रही है। 5 लाख इंटू 264 डिवाइड बाई 109। तो आज की डेट में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 12,11,000 रुपए। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, वैसे 9 रुपीज आ रहा है पीछे, एक बार के लिए राउंड ऑफ कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। प्रॉपर्टी इस साल डैमेज हो चुकी है तो इंडेक्सेशन तो यहीं तक मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, 3 साल से ऊपर है तो इंडेक्सेशन होगा, बट ये यहीं तक मिलेगा क्योंकि आज के बाद प्रॉपर्टी है ही नहीं। बट इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्लेम मिलते मिलते आ गया 2019-20। सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस था तो टाइम लगा, ये आ गया इंश्योरेंस क्लेम का ईयर, और आपको इंश्योरेंस क्लेम के नाम पे मिला 15 लाख रुपए। तो दिस इज एज गुड एज अ सेल कंसिडरेशन एंड दिस इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा दिस विल बी 2,89,000, ये हो जाएगा LTCG। समझ आ गया, सिंपल हो गया। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी क्या, 16-17 या 19-20? अब वो पॉइंट याद आ रहा है जो पीछे हमने देखा चार्जेबिलिटी का ईयर, तो हमने देखा चार्जेबिलिटी का ईयर वो होता है जिस साल पैसा एक्चुअली में मिलता है। देखो ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी फायर से डैमेज हो गई, नुकसान में हूँ, अब इस साल कैसे कैपिटल गेन का टैक्स भर सकता हूँ? भाई इंश्योरेंस का पैसा तो आने दो, जब तक ये आएगा नहीं इसी में से तो भरना है, इसके ऊपर जो भी टैक्स भरना है वो इसी अमाउंट में से देना है। तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सिचुएशन में तो परेशान नहीं करेगा, वैसे भी नहीं करना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी फायर से डैमेज हो गई है, आप बोल रहे हो नहीं वो आपका क्लेम मिलता रहेगा, पहले टैक्स भरो, तो कौन भरने वाला है? तो ये चीज तो इसी ईयर में होनी चाहिए, दैट इज अ कॉमन सेंस थिंग। तो ये यहाँ पे बोला है। तो 45 सबसेक्शन 1A एक चार्जिंग सेक्शन ही है, जैसे हम सबसेक्शन 1 देख रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी ये एक चार्जिंग सेक्शन की तरह माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और चार्जिंग सेक्शन हम ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ नया नहीं पढ़ाना है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए वापस अभी ले रहा हूँ। कंपलसरी एक्विजिशन वाला पॉइंट, उसमें कुछ भी नया नहीं। कंपलसरी एक्विजिशन में कैलकुलेशन पूरा सेम ही रहता है। सिंपल पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हो, कंपलसरीली आपसे वो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, अक्वायर की जा रही है, दैट इज द कंसेप्ट, और कोई रीजन नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया। बीच में एक और छोटा सेक्शन है दैट इज 45 सबसेक्शन 2A पेज नंबर 7 पे, वहां पे बोला है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट। अब इसका क्या पॉइंट है बता देता हूँ, इतना ही है, 2 लाइन का सेक्शन है, गलती से क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, और आ गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 45 सबसेक्शन 2A रिगार्डिंग डीमैट सिक्योरिटीज। देखो डीमैट सिक्योरिटीज में क्या हो रहा है, आपने सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज करने का सोचा, मार्केट बहुत डाउन है, आपने सोचा चलो कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो RIL के इक्विटी शेयर्स आप खरीदने लगे। अलग अलग डेट्स पे आपने ट्रांजैक्शन किए। पहला ट्रांजैक्शन आपने किया 15 मार्च को, शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज, और आपने इसको थोड़ा सा सही से लिख देता, RIL के शेयर्स हैं। पहला ट्रांजैक्शन आपने किया 15 मार्च 2020 को, क्वांटिटी जो है दैट इज 100 यूनिट्स एट ₹1250, इतना आपने इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद आपने दूसरा और ट्रांजैक्शन किया 25 मार्च को, आपने इस दिन पे 150 यूनिट्स खरीदे और उस दिन का रेट था 1100 रुपये। फिर आया 10 अप्रैल, इस दिन आपने और शेयर्स खरीदे, अगेन 100 शेयर्स, रेट डाउन था, आपने सोचा और खरीद लेता हूँ, 200 यूनिट खरीद लिए। फिर इसके बाद 20 अप्रैल, इस दिन आपने सपोज 100 यूनिट्स और खरीदे, थोड़ा रेट ऊपर था, आपने 100 यूनिट्स खरीदे। ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करते गए,
तो ये सारा होल्डिंग जो है वो प्लस होता गया। आज की डेट में आपके पास यहाँ पे कितने शेयर्स है आप देख लो, 100, 200, 400 एंड 550। 550 यूनिट्स आपके पास है। कुछ प्राइस होगा, एवरेज अपने आप निकल जाएगा, दैट ऑल इज ओके। अब आई नेक्स्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 25 अप्रैल 2020। इस दिन आपने सोचा कि इसमें से मुझे टोटल 125 यूनिट्स सेल करने हैं, रेट अच्छा मिल रहा है, और इसको आपने सेल कर दिया 1500 रुपीज पे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि 125 यूनिट्स जो है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो चाहिए। होल्डिंग पीरियड तो शॉर्ट टर्म ही है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, मतलब दो ऑप्शंस हैं, या तो इसका एवरेज करके जो रेट आएगा वो ले लो, या फिर ये वाला रेट ले लो, या ये वाला रेट ले लो। कैसे गिने, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, क्या लेना चाहिए? शॉर्ट में बता देता हूँ, फीफो कॉस्टिंग में जो आपने पढ़ा है। 125 यूनिट्स है ना, ये पहला ट्रांजेक्शन कौन कितने यूनिट्स का था, 100। तो 125 में से 100 यूनिट्स तो वो हैं जो आपने 1250 पे खरीदे थे। उसके बाद 150 यूनिट्स जो हैं, इनमें से बाकी के 25 गिन लो, तो 25 यूनिट्स वो हैं जो आपने 1100 पे खरीदे थे। इसको टोटल करने से आपको टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगी। सेल प्राइस तो वैसे भी आपके पास है, ऐसे कैलकुलेशन करना है। तो दिस इज सबसेक्शन 2A। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब मैं एक बार इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज काफी सारे सबसेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसेक्शन 2 की, क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्रेश स्टार्ट उसी से करूँ। सबसेक्शन 2, 3, 4, 5A में वो जॉइंट डेवलपमेंट आ जाएगा। तो पहले चार्जिंग सेक्शंस को हम पैकअप करेंगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक सबसेक्शन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो काफी सारे पॉइंट्स आज यहाँ पे हो चुके हैं। एक बार अच्छे से इनको समझ लो। कोई क्वेरी है तो आप पहले ही रेज कर लेना, क्योंकि चैप्टर कनेक्टेड है। अगर इसमें डाउट्स रह जाएंगे तो फिर आगे वाले कंसेप्ट्स में भी डाउट्स बढ़ते जाएंगे। तो है वैसे सिंपल चैप्टर, पीजीबीपी पढ़ने के बाद तो आपको ये थोड़ा सा सिंपल लग ही रहा होगा कि हाँ उतना नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर में टाइम भी ज्यादा लगा, लेक्चर्स भी ज्यादा लगे, और कंटेंट भी डबल था। तो उसके कंपैरिजन में आपको इसको कवर करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो तो एक बार आप पर्सनली पूछ लेना, एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। कोई कंफ्यूजन हो तो अपने सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्लस एमसीक्यू जो आप सॉल्व करते हो ना, मैं आपको ये चीज क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है एमसीक्यू अगर आप लेके बैठते हो, सारे एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो और आपको डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स आना जेन्यून है, बनता है, आएंगे डाउट्स। ठीक है, मुझे भी पता है कि डाउट्स आने वाले हैं, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए वो दे रहा हूँ कि एक बार आप पहले ट्राई करो ना। 50% एमसीक्यूज में डाउट आ ही रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई तो करो। जितने एमसीक्यू सिंपल हैं जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, तो आपको पता भी चलेगा चलो इतना पॉइंट हमें समझ आया। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितने मैं आप बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें फिर भी ऐसी होंगी जो आपको डाउट में रहेंगी, तो वो डाउट सॉल्विंग में हम ले लेंगे। और डाउट सॉल्विंग के लेक्चर्स को भी आप लेक्चर की तरह ही देखना। अगर मैं उसका वीडियो डाल रहा हूँ तो ये नहीं अपने तो आगे छोड़ दो, आप डाउट सॉल्विंग के वीडियोस को भी पूरा देखो, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले कंसेप्ट्स में समझा रहा हूँ वो मैं सम के साथ ही समझा सकता हूँ। अभी मैं सारी चीजें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वाली यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा सकता हूँ। तो डोंट टेक इट एज एन ऑप्शनल थिंग, भाई ये तो नहीं देखेंगे तो चलेगा। वो जो वीडियो है एमसीक्यू वाला जो मैं अपलोड करता हूँ डाउट सॉल्विंग के लिए, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेक्चर, क्योंकि थियोरेटिकल कंसेप्ट्स यहाँ सीख लिए, बट एप्लीकेशन आप उस लेक्चर में सीखोगे। और अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो फिर एग्जाम में आपको सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। कितनी बार ये होता है कि कोई सम आपने कुछ अप्रोच से सॉल्व किया, आंसर आ गया, हो सकता है कि आपका कंसेप्ट में कुछ प्लस माइनस हो थोड़ा बहुत भी, तो एटलीस्ट वो कंसेप्ट उस डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।